पर है 69 पूरा हो गया था। अच्छा, फिर 70 पर सिनेमा का नीचे टॉपिक है फर्स्ट हाफ का पहले हिस्से का निचला पोर्शन सिनेमा। कल हमने कुछ मूवीज की बात की थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी। उससे पहले एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनी थी धरती। पैसा कमाने वाली दो मूवीज थी, बहू रानी और चंद्रावल। अगर कहें ब्लॉकबस्टर हिट की बहुत हिट हुई तो चंद्रावल। और इन सबके पीछे एक परिवार था, प्रभाकर। उन सबके नाम के पीछे क्या लिखते थे? प्रभाकर। कई लोगों के नाम फेमस हैं, उनका जिला पूछ लेते हैं तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। पेज 70 पर निचला हिस्सा है सिनेमा। पहला पॉइंट देखो, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म 1970 में आनंद। अंडरलाइन करो। ये पूरी पिक्चर थी प्रॉपर एक मूवी जो कई घंटे चलती है, लेकिन इससे पहले धरती नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनी थी 1969 में। ये अंडरलाइन कर लो पहले। पहली फिल्म 1970, आनंद इसके डायरेक्टर थे। आनंद, हरफूल सिंह जाट जुलानी। फिर 1974 में आई बीरा शेरा, उसके डायरेक्टर थे अनूप सिंह। यहां ऊपर एक लाइन लिख लो, 1969, 68-69 का टाइम था क्योंकि मूवी बनने में टाइम लगता है। लिख लो 1968-69 में बनी धरती। धरती पहली फिल्म, ब्रैकेट में लो शॉर्ट फिल्म। 1968-69 में बनी धरती फर्स्ट फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म। पर अगर प्रॉपर मूवी कहेंगे जिसको लोग देखने गए, डायलॉग थे, शूटिंग हुई, वो कौन सी थी प्रॉपर? वो हरफूल सिंह जाट जुलानी। इसे क्या कहते हैं इस कैरेक्टर को? हम रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा। इनके ऊपर लिख लो ये, क्योंकि गरीबों के रक्षक थे ये, और गायों के लिए इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की। और क्या बंद करवाए? बूचड़ खाने। बाद में खैर इनको फांसी हो गई थी। लिख लो यहाँ, गायों के रक्षक। याद है एक नागों से भी गायों की रक्षा करते भगवान थे वो, गोगा जी महाराज। जैसे वो एक कैरेक्टर, वो भी इंसान ही थे, नीले घोड़े पर सवार। कौन से महीने में वो उनकी पूजा करते हैं? गुगा नवमी कब आता है? भाद्रपद, सावन के भादों के बीच का टाइम, भादो या भाद्रपद। चलो यहां लिख लो रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट पढ़ना, वीर घटोत्कच। ये 1974 में मूवी आई, वीर घटोत्कच। पहली हरियाणवी सफल फिल्म बनी जिसने पैसा कमाया। सफल मतलब पैसा कमाने वाली। बहू रानी 1983। और सर्वाधिक सफलतम, सबसे ज्यादा हिट मूवी हरियाणवी फिल्म चंद्रावल 1984। यानी 80s हरियाणा की मूवीज के लिए बढ़िया रहे। पहले बहू रानी पैसा कमा गई, फिर बहुत हिट हुई चंद्रावल। नेक्स्ट पढ़ लो, 85 वाला छोड़ दो। 47th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तुम्हें पता है ना मूवीज को भी अवार्ड मिलते हैं। कुछ अवार्ड होते हैं बेटा पेड, जिसमें आप पैसा देते हो वो आपको अवार्ड देते हैं। एक होते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें पैसा नहीं चलता, काबिलियत चलती है। यहां जाना बड़ी बात है, अंडरलाइन करो। 47वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पहली हरियाणवी फिल्म लाडो सन 2000 में। ये नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना मतलब लेवल है मूवी का। लाडो। निर्माता थे कुमुद चौधरी, ये नाम पूछ लेते हैं। और निर्देशक डायरेक्टर थे अश्विनी चौधरी। दोनों के नाम में चौधरी है, कुमुद और एक अश्विनी। कौन सी मूवी है ये? लाडो। किस लेवल तक गई है ये? नेशनल फिल्म फेस्टिवल, बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट चेक करना, पगड़ी द ऑनर, 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये नेशनल लेवल पे गई है हमारी मूवीज। सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार, अभिनेत्री बलविंदर कौर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। तो दो मूवी हमारी नेशनल लेवल पे गई। एक का नाम क्या था? लाडो, और एक पगड़ी द ऑनर। इसकी जो लड़की जिसने रोल प्ले किया, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? हाँ, बलविंदर कौर। नेक्स्ट चेक कर लो, सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के डायरेक्टर हैं जयंत प्रभाकर। प्रभाकर पूरा एक फैमिली, जैसे यशराज फिल्म्स हैं, ढेर लोग जुड़े हैं, ऐसे ये प्रभाकर है। सेकेंड हाफ में पहला टिक करना, सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्मों के निर्माता, निर्माता मतलब प्रोड्यूसर, जिसने पैसा लगाया, वो देवी शंकर प्रभाकर। देवी पैसा दे सकती है, ये है तो आदमी, लेकिन पैसा कौन लगाएगा? जिसके पास पैसा है वो देवी। तो देवी पैसा। डायरेक्टर कौन था? जयंत। जो डायरेक्शन करता है ना बेटा, उसकी जय जयकार होती है। बहुत बढ़िया मूवी बनाई, कितने बढ़िया फिल्म आया गया। डायरेक्टर का नाम जयंत, फैमिली एक है इनकी, और जिसने पैसा लगाया उसका नाम है देवी शंकर प्रभाकर। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सुपरहिट हरियाणवी फिल्म के अभिनेता जगत जाखड़, जो चंद्रावल के लीड रोल में है, वो जगत जाखड़, चंद्रावल के हीरो हैं ये।
नीचे टेबल दिया है, टेबल में टिक मार्क कर लो। सारे नाम तो बेटा कोई नहीं याद करता, पर कुछ बहुत फेमस हैं जिनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम हुआ। तीसरा टिक करो, तीसरा चौथा। अशोक घई, सुभाष घई। सुभाष घई का नाम सुना है? सुभाष घई की खास बात थी, बॉलीवुड में एक टाइम पे इन्होंने राज किया, और एक उस टाइम पे कहा करते थे, हम लोग बहुत छोटे थे, तुम लोग तो खैर जन्मे भी नहीं थे, कि एम नाम की ज्यादातर हीरोइनों का लाइफ जो सेट हुई, जो भविष्य बना, माधुरी इसमें थी, महिमा चौधरी, कई थी इससे, मीनाक्षी शेषाद्री, ये उस टाइम में राज करती थी। जैसे आजकल तो पता नहीं चलता, तो पता चलता कि भाई कौन सी हीरोइन बहुत ज्यादा पैसे कमाती हैं। तो इन सब के पीछे जो देखा गया कि सुभाष घई ऐसा डायरेक्टर था कि जो मूवी वो डायरेक्ट करता था ना, वो सुपर डुपर हिट होती ही थी। तो ये सुभाष घई हमारे हरियाणा से थे, टिक कर लो। और अब इन्होंने पता क्या किया, अब जैसे बुढ़े हो गए, अब डायरेक्शन का काम नहीं करते, तो पैसा खूब बचा रखा है, उस पैसे से इन्होंने जगह 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 सिनेमा की चेन खोल दी। और एक क्यू सिनेमा करके है, जब आप दिल्ली रोड पे जाते हो ना, इसमें मॉल नहीं पड़ते हैं कुंडली के आसपास, इनमें एक बड़ा क्यू सिनेमा है, वो सुभाष घई का पैसा लगा हुआ है। तो उसने जगह जगह पैसा लगा के कि अर्निंग का साधन बनेगा। ये सुभाष घई बहुत बड़े डायरेक्टर, बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है इनका। रोहतक के हैं, दोनों भाई हैं ये, निर्माता भी और निर्देशक भी। ठीक है। एक मूवी परदेश बहुत फेमस हुई थी, बहुत फेमस, उसके गाने बड़े चले, वो इन्हीं की थी, इन्होंने ही बनाई थी वो। हाँ बेटा, क्या था? हाँ, इनकी बहुत सारी मूवीज हैं फेमस। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के, सुनील दत्त तो सब जानते हो, संजय दत्त के पिताजी हैं। यमुनानगर में आके बसे थे, आए थे जब पाकिस्तान और भारत बट गए थे, फिर आगे जाके ये मंत्री भी बने थे, पता होगा ना, कांग्रेस में बड़ा चेहरा थे। टिक कर लो ये, सुनील दत्त, यमुनानगर, अभिनय। इनका जिला पूछते हैं। सोनू निगम कल परसों बड़ी न्यूज में बने हुए थे, इनके गले में बहुत ज्यादा रियाज वियाज किया होगा, क्या पता क्या हुआ, पूरे गले की नसें जो ना दब गई। 52 साल के हैं, कल ही मैं पढ़ रही थी इनके बारे में। इनको जो है पूरा ये ऑपरेशन, एमआरआई, कई चीजें डॉक्टर्स ने बताई हैं, तो न्यूज में थे ये। सोनू निगम फरीदाबाद के हैं। अभिनय, अभिनय से ज्यादा तो ये गायन में है बेटा, शाहरुख खान के मैक्सिमम गाने जो थे वो इन्होंने ही गाए थे। यहाँ लिख लो गायन। जूही चावला सब जानते हैं, सोनीपत से नहीं है, अंबाला से है, काट दो इसको यहाँ से, अंबाला। मिस इंडिया रही थी, बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, अभिनय। तो अंबाला से जूही चावला। परिणीति चोपड़ा भी तो अंबाला की हैं, राघव चड्ढा की पत्नी। रणदीप हुड्डा बहुत फेमस हैं, बड़ी बड़ी मूवीज में इनका काम है, बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं, रोहतक से हैं, अभिनय में। सतीश कौशिक जो हंसाने का बहुत काम करते थे, छोटी सी हाइट के, मोटे से थे थोड़े, और रंग थोड़ा काला सा था, पर इतनी अच्छी गजब की एक्टिंग करते थे, बॉलीवुड में बहुत बड़ी हस्ती सतीश कौशिक। महेंद्रगढ़ के हैं, लिखा भी, एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी दिया। पूछ, हाँ बेटा, इसका गांव मैंने शायद पिछली बार लिखवाया था, जस जस, कौन सा खेड़ा था ना? अच्छा, जसैया गांव। क्या बेटा? दनौदा किसका बता रही हो? रणदीप हुड्डा का? सतीश कौशिक का बता रही हो? अच्छा बेटा, अब इतने गांव तो खैर नहीं याद करेंगे, पर एक दो के गांव देख लेने चाहिए। मेरे ख्याल प्लेयर्स जो होते हैं ना, इनके गांव आने की उम्मीद ज्यादा होती है, क्योंकि ये बिल्कुल मिट्टी से जुड़े लोग हैं। अब जैसे रणदीप हुड्डा हैं, रणदीप हुड्डा को मैंने पढ़ा था डिटेल में, ये बेटा कोई नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल घर का लड़का नहीं है। इसके माँ बाप पीछे बैक बहुत स्ट्रांग थी, और हमसे बड़े हैं एज में, और डीपीएस में पढ़े हुए हैं, मथुरा रोड में। उस टाइम डीपीएस में पढ़ने का मतलब बहुत पैसे वाले, जिनकी बैक थी। तो ये जो तुम्हें लगता है ना कि ऐसे कहीं उठा के चले गए, ऐसे नहीं होता। इन सब के, इनकी माताजी डॉक्टर है, अभी भी सोशल एक्टिविटीज में एक्टिव रहती हैं। तो बस ये सुन के लगता है कि हाँ ऐसे है ना, ये गांव से बिलोंग करते रियलिटी में, और ना ही ये यहाँ पले बढ़े। मैक्सिमम की स्कूलिंग भी बाहर की है। तुम्हें क्या लगता है जितने लोग पढ़ रहे हो यहाँ पढ़ के लग जाते? नहीं, यहाँ तो बस इनिशियल स्टेज में थे, फिर ये सब बाहर निकल गए। फिर भी अब पूछेंगे तो हमें टिक करना पड़ेगा। सतीश कौशिक। पूजा बत्रा टिक कर लो, रोहतक, अभिनय। पूजा बत्रा ने भी बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाया था। मल्लिका सहरावत, हिसार, मोठ लिख लो यहाँ, इसका एक दो बार आया, अब तो खैर पुरानी बात होगी, नहीं आएगा। अभिनय में हिमांशु मलिक सोनीपत के थे, इनका भी अभिनय में दो चार ही मूवी आई, ज्यादा फेमस नहीं हुए। ऋचा शर्मा फरीदाबाद, गायन के क्षेत्र में। जसविंदर नरूला, ठीक कर लो, नखला लिखा है, नरूला, जसविंदर नरूला, गायन में थी, फेमस हुई थी बीच के टाइम में, बॉलीवुड के कुछ पंजाबी बीट्स इनकी थी। इसके बाद नीचे आ जाओ, हरियाणा राज्य के रंगमंच, दूरदर्शन, आकाशवाणी कलाकार, जो सिर्फ हरियाणा में फेमस हुए। वो हरियाणा के, आपको पता है ना, हरियाणा में 3 चैनल थे रेडियो के, कौन कौन से?
एक रोहतक हरियाणवी आकाशवाणी था, एक कुरुक्षेत्र था और एक हिसार था। हिसार में आगे जाके फिर दूरदर्शन, टीवी भी। ये तीनों क्या थे? आकाशवाणी। जो ये रेडियो पे, टीवी चैनल्स पे पहले पहले इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। तो हमारे कुछ कलाकार हैं वो। पहला टिक कर लो, नरेंद्र बल्हारा। पढ़ लो, रोहतक के अकबरपुर गांव के निवासी थे, दूरदर्शन और आकाशवाणी के बड़े कलाकार थे, नरेंद्र बल्हारा। इनकी बेटी अब काम करती हैं, वो कई हरियाणवी नाटकों में आती हैं। दुलीराम छोड़ दो। करमबीर सैनी तो बहुत फेमस है, सबको पता ही है, रंगमंच और आकाशवाणी कलाकार रहे। राजबाला फोगाट भी फेमस हैं, दूरदर्शन, रंगमंच, आकाशवाणी की गायिका। एक नीचे से दूसरा कर लो, महावीर गुड्डू। अभी अगर तुम लास्ट ईयर तुम यहाँ पे थे 15 जून को, तो जब हमने प्रोग्राम कराया था, जैसे इस बार हुआ था ना वो, उसमें महावीर गुड्डू तो आए हुए थे। क्या खास बात है, पद्मश्री प्राप्त करता है ये। लास्ट ईयर 15 या 16 जून को जो एक प्रोग्राम नहीं करते यहाँ, नटराज थिएट्रिकल ग्रुप वाला, अगर तुम गए हो, कल परसों ऊपर था, उसमें ये चीफ गेस्ट थे पिछली बार, महावीर गुड्डू। बड़ा नाम क्यों है? बम लहरी गाते हैं, और उन्होंने पिछली बार यहाँ भी बम लहरी वो प्रेजेंट किया था, जिसके लिए अमेरिका में तालियां बजी थी कई साल पहले। और इनको 2024 का पद्मश्री अवार्ड मिला। हमारे लिए प्राउड की बात है, आईसीएस में 2 पद्मश्री आ चुके। एक महावीर गुड्डू सर आए थे, और एक अब देशवाल सर तो आपने देखे ही हैं। ये टिक कर लो, महावीर गुड्डू। लिख लो यहाँ, पद्मश्री। जींद जिले के निवासी हैं, मंच संचालक, रेडियो और दूरदर्शन के कलाकार, पद्मश्री प्राप्त करता, बहुत बड़ी बात है। बम लहरी इनकी पहचान है, और इन्होंने यहाँ आईसीएस में भी प्रेजेंट किया था वो। चलो, अब हमारा एक बहुत बोरिंग सा चैप्टर रहता है, उसमें कुछ नहीं है, पर वो नाम पढ़ने पड़ते हैं बेटा, वो याद करने पड़ते हैं। आ जाओ तुम, 57 की क्रांति से पहला टॉपिक, पेज नंबर 128, 26वां चैप्टर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और हरियाणा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने का हो, बहुत बोरिंग चैप्टर, शायद सबसे बोरिंग किताब का यही चैप्टर है क्या? थोड़ा सा जान लो, ताकि फिर पढ़ना भी थोड़ा सा आसान दिखे हमें। बोर्ड पे देखो, 1803 में एक संधि हुई थी, नाम था सुरजी अंजन गांव की संधि। किस किस के बीच थी ये? मराठों का। क्या नाम था मराठों के आदमी का? दौलत राव। नाम तो दौलत रखा हुआ था, इतने भी नहीं बन पाई कि हरियाणा को रख पाए। नाम दौलत राव सिंधिया। ये सिंधिया जो आज तुम्हारे सामने है ना, सिंधिया जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं पूर्वोत्तर के और कम्युनिकेशन के, ये उन्हीं के परिवार के तो है। ये बेटा आज एकदम राजनीति में नहीं है, कई 100 सालों से इनका, अगर आज ध्यान से देखें तो ये भी वैसे ही जैसे पहले राजाओं के राज नहीं चलते थे, इनके दादा परदादा के पिताजी के पिता, कितनी पीढ़ियों से। सोचो 1803 में कोई एक आदमी था जिसका नाम था दौलत राव सिंधिया। तो ये सिंधिया परिवार ही तो आगे जाके बढ़ा। फिर इसमें ये सारे जो सीएम वीएम कहीं कहीं बने हुए थे, ये उन्हीं के फैमिली से थे। दौलत राव सिंधिया ने लिखत पढ़त में कह दिया, मराठों के साथ युद्ध चल रहा था अंग्रेजों का, जिसे कहते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। 3 युद्ध हुए थे ये दूसरा था। पहला तो पहले ही निपट गया था, दूसरा और तीसरा जल्दी जल्दी हुए थे। ये दूसरे की संधि थी। जब ये हारे ना अंग्रेजों से मराठे, तो उन्होंने लिखत पढ़त में दिया कि हम यहाँ पे संधि कर रहे हैं, और हमारी प्रॉपर्टी है जी हरियाणा में, वो आप रख लो। किसको दे दी? अंग्रेजों को। हमें एकदम पता चला कि हमारा मालिक बदल गया। अब तक हमारे सिर पे कौन बैठा था? मराठे। भाई टैक्स देते होंगे हम, एकदम से कहा मराठों को नहीं, अब टैक्स किसको देना है? अंग्रेजों को। तो हमें एकदम से अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे, भाई मराठे तो फिर भी हमारे थे, हिंदू थे, स्वराज की बातें करिए, एकदम से अंग्रेज आ गए। 7 साल तक हमने आसानी से ये बात नहीं मानी, और हम इनसे लड़ते रहे कि हम इनको टैक्स नहीं देंगे। इन्होंने खैर 1810 आते आते 9-10 के बीच में हरियाणा को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। नहीं माने उनको मरवा दिया, एक दबदबा बना लिया। इसके बाद 1810 से सोचो, और 1857, जब तक हमने क्या नहीं की? क्रांति। इस बीच में 47 साल तक ये हरियाणा के लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहे, और हमें एक्सप्लॉइट करने से पहले हमारे राजा को दुखी करते थे। सीधे जनता से बात नहीं करते, राजा। इन्होंने कहा, इनका एक आदमी था जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी की तुम्हें वो नीति याद है, हड़प की नीति, जिसमें क्या था, अगर किसी राजा का अपना खुद का बेटा ना हो तो उसका राज्य हड़प लो। अब हमारे यहाँ पहले से ट्रेंड था, किसी के अगर बच्चा अपना खुद बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो भाई का बेटा गोद ले, कितना नॉर्मल सी बात थी, भाई का ले लिया, या अपनी वाइफ के घर में से किसी का, ऐसा बहुत नॉर्मल परिवारों में भी और राजाओं में भी होता था।
लेकिन डलहौजी की नीति के बाद हमारी लोकल जो छोटी छोटी रियासतें थी ना, छुटपुट सी रियासतें जो नाम भी नहीं था जिनका, वहां कुछ राजा ऐसे मरने लग गए। ऐसे तो नॉर्मल कोई भी मर जाएगा। अब उसके पास क्योंकि बेटा नहीं है तो उसको हड़पने के लिए पहुंच गए कि जी ये प्रॉपर्टी हमारी। उनकी पत्नियां लड़ी कि भाई अभी हम बैठे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे। अब मान लो कोई औरत 35 साल में विधवा हो गई, उसका हस्बैंड गुजर गया, तो 35 से 75-80 तक तब नॉर्मल जीवन था। उसका साधन भी तो चाहिए ना, पति मरा है लेकिन पीछे हकदार पत्नी। अब हम देखें कानून यही तो कहता है किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी किसकी आ जाती है, पत्नी की। अब ये मानने को तैयार ना हो, ऐसी रियासतों ने छुटपुट छुटपुट कोशिश की और संघर्ष किया, लड़ी वो अपने हक के लिए। तो कुछ उस टाइम थोड़ा बहुत फेमस हो गई, उन्हीं के बारे में ये किताबें बताती है। 47 साल तक लोकल लेवल पे औरतें भी लड़ी हैं और किसी ने मदद कर दी, जैसे चाचा के लड़के ने, किसी पड़ोसी रियासत ने, तो उनके भी नाम पढ़े जाते हैं। चलो पेज नंबर 128 पर लास्ट हेडिंग है, लास्ट टॉपिक है ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और हरियाणा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य, पहला पॉइंट पढ़ लो, परवर्ती मुगल शासक। परवर्ती कौन होते हैं बेटा, बाद वाले। कौन सी क्रांति के बाद, ये बिल्कुल निकम्मे टाइप के ही फिर लोगों ने राज किया। 1857 वहां तक हम मानते हैं ठीक थे। 57 से, सॉरी ये 1707, 1707 से और 1857, एक दो बढ़िया था, बाकी तो सबका मजाक ही उड़ा। कोई लंपट मूर्ख, कोई बादशाह रंगीला के नाम से, कोई शाह ए बेखबर। यानी जनता ये मानती थी कि इनमें लायकियत नहीं है। इसी को कहते हैं परवर्ती मुगल, बाद के मुगल जो अपना नाम नहीं बना पाए। तो पढ़ लो, परवर्ती मुगल शासकों की अयोग्यता, दिल्ली की सत्ता की उथल पुथल के चलते, अंडरलाइन करना, मराठों ने दिल्ली और हरियाणा, तो मराठों ने दो कब्जे कर लिए, एक दिल्ली और एक हरियाणा, बस पढ़ो, आदि क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1789 से 1794 तक, अंडरलाइन करो ये, 1789 से 1794 तक दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया, ये कौन है महादजी सिंधिया, ये पिता है, इसका बेटा कौन है, दौलत राव, जो फिर लिख के हरियाणा किसको दे देगा, अंग्रेजों को। ये लड़ता था महादजी सिंधिया, पढ़ो, का प्रभुत्व रहा। 94 में महादजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात हरियाणा पर, अंडरलाइन करो, दौलत राव सिंधिया का अधिकार। 1794 से दौलत राव सिंधिया था। 1789, नेहरू कब पैदा हुए थे, 1889, उनसे ठीक 100 साल पहले हरियाणा पर किसका कब्जा था, महादजी सिंधिया। 94 में मर गए, 94 से 1803 यानी 11 1 साल 9 10 साल किसका रहा राज, दौलत राव का। ये टिक कर लो, आगे पढ़ो। 30 सितंबर 1803, ये इंपॉर्टेंट है ये डेट, 30 सितंबर 1803 दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को सुरजी अर्जन या सुरजी अंजन भी लिख देते हैं, गांवों की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। पहले पिता ने हरियाणा संभाला, पिताजी के हाथ में कब तक रहा इसके, 1789 से 94। क्या नाम था इस आदमी का, महादजी सिंधिया, सिंधिया इनका सरनेम है। फिर ये एक्सपायर हो गए 94 से 1803 तक, 9 साल किसके हाथ में रहा, दौलत राव। इस बीच में क्या छिड़ा हुआ था, आंगल मराठा युद्ध, जिसके तहत फिर संधि हुई, हार माननी पड़ी और सुरजी अंजन गांव में हमारा हरियाणा लिखा गया मराठों के हाथ से निकल के अंग्रेजों के हाथ। आगे टिक कर लो, तो सुरजी अंजन। नेक्स्ट पढ़ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल करते हुए इसके कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और कुछ क्षेत्रों को हरियाणा के प्रभावशाली राजाओं और सरदारों को सौंप दिया। महालवाड़ी व्यवस्था, तुम्हें पता है पैसे इकट्ठे करने के 3 तरीके थे। एक तरीका क्या था, सबसे फेमस क्या था, जिसमें एक आदमी हीरो बन के आता और सबसे पैसे लेता था, वो क्या कहलाता था, जमींदार प्रथा थी ना ये, जमींदारी, जिसमें जमींदार सारे पैसे इकट्ठे करके कंपनी को या राजा जो भी हेड था उसको देता। एक का नाम था महालवाड़ी और एक का नाम था रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान, डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट है तो है रैयतवाड़ी। महाल, कोई कई लोग कहते हैं महल से बना है, इसका मतलब होता है एक ग्रुप, गांवों का एक ग्रुप। मान लो एक एरिया में एक रोड पे 5 गांव हैं, तो वो पांचों इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, एक महाल। फिर उन पांचों से एक सेट करेंगे, भाई इतनी बोरी गेहूं तुम्हें पहुंचाना है। अब तुम्हारे किसी गांव में कम है, किसी में ज्यादा, हमें नहीं पता, हमें टोटल में बराबर मिलना चाहिए। यहाँ सीधे कांटेक्ट है किसान के साथ,
यहाँ है ये ग्रुप ऑफ कुछ विलेजेस का, यानी इसमें एक आदमी या एक गांव जिम्मेदार नहीं है, एक बड़ा एरिया जिम्मेदार है जिसे नाम दिया गया महाल। और यहाँ एक आदमी है जिसकी पोस्ट का नाम है जमींदार, और जमींदार का काम है जो उसके एरिया में किसान है उसके गांव में उन सब का टैक्स का पैसा, भाई 10 बोरी है तो ला 2 बोरी धर दे या 3 दे, जितना भी डिसाइड होगा। तुम सब जानते हो कहीं ये 25% था, कहीं ये 33%, तो जितनी बोरी है उसका इतना हिस्सा लेके इकट्ठा करके और वो कंपनी तक पहुंचाता था। ये 3 प्रथाएं थी। तो बता रहे हैं महालवाड़ी में क्या हुआ, पढ़ के देखो। महालवाड़ी, महाल का पास लिख लो ग्रुप ऑफ विलेजेस। महाल, महल भी कई लोग कहते हैं, एक ग्रुप का नाम था। फिर पढ़ना के अंतर्गत हरियाणा के आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण की नीति चलती रही। अंडरलाइन कर लो, सब प्रथाएं शोषण के लिए ही थी, शोषण की नीति। 1819 में, अंडरलाइन करना 19 में, यानी हमारा कब्जा करने के 9-10 साल बाद, कंपनी ने प्रशासनिक ढांचे में चेंज कर रेजिडेंट नामक अधिकारी को राजनीतिक शक्ति प्रदान की। याद है रेजिडेंट कौन था? जो हमारे लोकल राजा के साइड में बैठता था। हमारे लोकल राजा रियासतों में बैठते थे ना, उनके साइड में, और सारी बातें सुनता और प्लानिंग करता। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगले पे आ जाओ। 1803 में, अच्छा कहते हैं हरियाणा में ना कुछ अकाल पड़े थे हमारे यहाँ, उन अकालों का नाम रख दिया साठा का अकाल, 74 का अकाल, नबिया का। पहले सुन लो, इसके पीछे कारण है 1860, 1874, 1890। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि हमारा कैलेंडर 2 तरीके से चलता है, कल सर बताया था, ग्रेगेरियन और एक अपना हमारा, जिसे हम कहते हैं शक संवत, जिनमें कितने साल का गैप बताते हैं। कोई 57 गिनता है, कोई 58। इसीलिए नबिया का अकाल वैसे तो 1890 में पड़ा, लेकिन अगर 1890 ना आए तो फिर वो शक संवत का सन भी तुम्हें याद रखना है। पढ़ के देखो अगला पॉइंट। 1803 में साठा का अकाल, यहां लिख लो 1860, 57 साल का गैप आ गया ना अपने आप। तो 1803 में साठा का, 1860 का क्यों अलग है, समझ में आ रहा है? 1860 वाला कौन सा है? अंग्रेजों वाला। और 1803 वाला कौन सा है जो अब भी हम फॉलो करते हैं, 57 साल वाला। तभी से हरियाणा में कंपनी के शासन की शुरुआत मानी गई। तो पूछेंगे कौन से अकाल के टाइम कंपनी का राज स्टार्ट हुआ? साठा का। साठा के 2 डिजिट क्या याद रखोगे? एक 1860 और एक 1803। कौन सी संधि थी ये 3 वाली? पर जानबूझ के पेपर वाला कहे सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई और 1803 ना दे, तो फिर क्या ढूंढोगे? 1860, क्योंकि हम दोनों याद करके गए, 57 वाला भी। नेक्स्ट टिक कर लो। 9 वर्ष पश्चात 1869, तो 1812-13 उसके हिसाब से दूसरा अकाल पड़ा, जिसे 69 का अकाल कहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो 1812-13 में पड़ा, लेकिन 57 साल जोड़ दोगे तो 1869 में। नेक्स्ट टिक करना। 1874 में 74 का अकाल, और वैसे 1817-18। फिर 1890, 1833-34 में आया नबिया का अकाल। तो जानबूझ के तुम्हें फंसाने के लिए सुरजी अंजन गांव की संधि दे देंगे कब हुई, तो क्या मिलेगा? 1803 ना मिले तो 1860 मिलेगा। फिर 1874 का अकाल है, नबिया का अकाल है, 69 का अकाल है। उनको वहां भी याद कर लेना, 1803, 1817 या जो भी ये डेट्स हैं, एक आइडिया रख लेना। इसके बाद आ जाओ 57 की क्रांति से पहले के विद्रोह। ये छोटे हैं बेटा, लोकल वाले। पहला टिक करो छछरौली की बगावत, यहाँ YN लिख लो, यमुनानगर में है आज छछरौली को हम क्या कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी। इसके पास लिख लो चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी, छछरौली यमुनानगर का हिस्सा। अंडरलाइन करना। उस टाइम पे अंबाला जिले की तहसील जगाधरी, आज हम जानते हैं अंबाला अलग है, जगाधरी अलग है। अंबाला एक जिला है, जगाधरी यमुनानगर का पार्ट है, लेकिन तब नहीं था ऐसा। ये अंडरलाइन करो। करोड़ सिंधिया मिसल, क्या मिसल के बारे में जानते हो? जब महाराजा रणजीत सिंह जी थे ना, उससे पहले सिख कम्युनिटी की मिसल, मिसल एक ग्रुप को मान लो, ग्रुप्स में बट गए थे और उन्हें नाम दिया गया था मिसल। तो ऐसे अलग अलग मिसल के अलग अलग राजा थे, अलग अलग हेड्स थे। इसमें एक मिसल का नाम था सुकर चकिया, एक का नाम था, इसके हेड थे महाराजा रणजीत सिंह, जिनके बारे में इतिहास की किताबें बताती हैं कि वो कभी भी नहीं हारे। अंग्रेज आ गए होंगे हरियाणा में या कुछ भी करके, लेकिन जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे, उन्होंने एक बात क्लियर की थी 1809 में, और उन्होंने लिखवा लिया था जिसे कहते हैं अमृतसर की संधि। और अंग्रेजों ने देखो 1809-10 हरियाणा पूरा इनके कब्जे में था,
लेकिन इन्होंने कह दिया था, महाराजा रणजीत सिंह ने, एक नेचुरल बॉर्डर मान लो, ये है सतलुज नदी, इसके पार तुम्हें नहीं आना, इसके नीचे जो पड़ जाओ, इसके नीचे हम बैठे थे, ये बेशक तुमने कब्जे में ले लिया, लेकिन इसके पार सिर्फ और सिर्फ चलेगी किसकी बातें? महाराजा रणजीत सिंह। और हमें लगेगा अंग्रेज इतने कमजोर थोड़ी ना, अंग्रेज तो कुछ भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। इससे पहले देखो पूरा महाराष्ट्र का मराठों का एरिया हड़प गए, इससे पहले ये लोग ये अपना कौन सा था, मैसूर, ये हड़प गए, और इलाहाबाद की संधि। इतने ताकतवर लोगों ने भी इस व्यक्ति के सामने कभी सिर नहीं उठाया। और इनकी डेथ के बाद इनकी पूरी प्रॉपर्टी कई साल तक लड़ाई लड़ती रही, फिर फाइनली इसमें फूट पड़ी और ये अंग्रेजों के हाथ में आ गई। लेकिन जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे, सतलुज पार का प्लान भी नहीं कर पाए ये अंग्रेज। तो उसी की बात बता रहे हैं ये एक मिसल का नाम ले रहे हैं जिसका नाम है करोड़ सिंधिया। यहीं सूकर चकिया लिख लो, फिर तुम्हें याद आ जाएगा कि मिसल वो है। सूकर चकिया मिसल से महाराजा रणजीत सिंह, 12 मिसल थी, सबके नाम नहीं याद करने। सूकर चकिया मिसल से महाराजा रणजीत सिंह, कौन सी संधि की थी उन्होंने? अमृतसर की संधि। और किसको सीधा करके रखा था? अंग्रेजों को। अंग्रेज कभी नहीं घुसे उनकी टेरिटरी में, सतलुज नदी के पार कभी सोच भी नहीं पाए अंग्रेज। जबकि ऐसा नहीं कि अंग्रेज कमजोर थे, अंग्रेज सारा दक्षिण भारत लूट के खा गए थे उस टाइम तक तो। ठीक है, तो जगाधरी में कोई करोड़ सिंधिया मिसल थी। सेकेंड हाफ में ऊपर देखो, 1809 में छछरौली रियासत के तत्कालीन शासक थे बुंगेल सिंह, ये मर जाएंगे, इनकी पत्नी, इनकी विधवा से फिर लड़ाई होगी। टिक कर लो 1809 छछरौली, वायल लिख लो, बुंगेल सिंह, बस मेन नाम पढ़ना, कि निसंतान मृत्यु हो गई। इस विवादास्पद स्थिति में कलसिया रियासत के मालिक सरदार जोध सिंह ने, अंडरलाइन करो, ये कोई साइड में था रियासत, तो इसके राजा थे जोध सिंह। मरा कौन है? बुंगेल सिंह। बेटा है नहीं, साइड पड़ोसी का नाम है, क्या नाम है इसका? जोध सिंह। इसके दिमाग में आया कि अरे अंग्रेज लूटेंगे, इससे बढ़िया मैं ही ना अपना हिस्सा बढ़ा लूं। टिक कर लो, सरदार जोध सिंह ने छछरौली पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। जोध सिंह पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह का परम विश्वसनीय मित्र और अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। जोध सिंह की हिम्मत क्यों हुई समझ में आ गया? क्योंकि जोध सिंह किसका दोस्त है? रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह से कौन डरते हैं? अंग्रेज। तो ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज हड़प नहीं पाएंगे, वो डर कहीं ना कहीं काम करेगा। तो इसको फील हुआ कि मेरे फ्रेंड से ही अंग्रेज डरते हैं, मेरे पड़ोस की प्रॉपर्टी का राजा निसंतान मर गया, मैं इस पे कब्जा करूं। मरने वाले का नाम बुंगेल सिंह, कब्जा करने वाले का नाम जोध सिंह। किसका परम मित्र है ये? जो सूकर चकिया का राजा है जिसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह का। चलो आगे पढ़ना। अंग्रेजों ने छछरौली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जोध सिंह बिना लड़े ही छछरौली से चला गया। अंग्रेज भी इतने कमजोर नहीं है, अंग्रेजों ने कहा उसका दोस्त होगा, लेकिन वो तो नहीं है। अंग्रेज आ गए अटैक करने, तो जोध सिंह समझदार निकला, एरिया छोड़ के चला गया। आगे अंडरलाइन कर लो, अंग्रेजों ने छछरौली बुंगेल सिंह की विधवा, जो मरा था ना आदमी, उसकी पत्नी रानी राम कौर को सौंप दिया। क्या तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से सौंप दी होगी या टैक्स बांध लिया होगा? भाई तू राज करती रहे, पैसा हमारे घर, तो इससे तो बढ़िया हो गया ना, एक तरह से राज कहने को राज कर रही है, पैसा इनके घर आ रहा है। 1818 में जोध सिंह ने काफी साल बाद पुनः छछरौली पर आक्रमण किया। रानी राम कौर जोध सिंह का मुकाबला न कर पाई और कलसिया नरेश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 1818 अंग्रेज सेना नायक ब्रिगेडियर जनरल अर्नोल्ड के नेतृत्व में एक सशक्त सेना ने छछरौली पर आक्रमण किया। जोध सिंह पराजित हुआ और रियासत का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। छछरौली की कहानी समझ में आई? छछरौली में एक लोकल आदमी था, क्या नाम था उसका? बुंगेल सिंह। उसकी निसंतान मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी कौन है? अब उसकी पत्नी, क्योंकि एकदम से हिम्मत नहीं होती, तो पड़ोसी ने सोचा कि भाई मेरे सिर पे हाथ है एक ताकतवर आदमी का। किसका? महाराजा रणजीत सिंह का। तो मैं इस प्रॉपर्टी को हड़प लेता हूं। उसने कब्जा कर लिया किसकी प्रॉपर्टी पर? बुंगेल सिंह की। उस आदमी का नाम क्या है? जोध सिंह। लेकिन ये देख के अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों को आता देख वो भाग गया छोड़ के। अंग्रेज भाई पैसा लूटने का साधन बन गया, लेकिन राज क्यों करेंगे? उन्होंने रानी को कहा कि तुम यहाँ की हेड हो। किस रानी को? और उसको बना के हेड और चले गए, टैक्स बांध लिया होगा। लेकिन फिर कुछ साल बाद कितना है 1818 में 9 से 18 9 साल बाद फिर आए, फिर ये आया जोध सिंह और इसने कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार अंग्रेजों ने आके और ये क्लियर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी अब से हमारी है। 3 नाम याद करने पड़ेंगे, एक जोध सिंह का, एक रानी राम कौर का
और एक बुंगेल सिंह का। बुंगेल सिंह तो मर गया, जोत सिंह बार बार आ रहा था जा रहा था, और रानी थी रामकौर, जिसको किसने रियासत सौंप दी? अंग्रेजों ने। लेकिन वो लड़ नहीं पाई, बाद में फिर वो हार गई। नेक्स्ट पे आ जाओ, रानिया की बगावत। रानिया हमारी प्रॉपर्टी है हरियाणा की, अंडरलाइन करना। रानिया हिसार जिले में भट्टी लोग, तुम्हें याद है भट्टियाना मैंने पढ़ाया था, 3 क्षेत्र थे हरियाणा के, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भट्टियाना। भट्टियाना के भाटी राजपूत पढ़े थे ना हमने, वही है ये। रानिया हिसार जिले के भट्टी लोग, लिख लो इसके ऊपर, राजपूत थे, राजस्थान की बेल्ट के। छोटी सी रियासत थी। 1810 रानिया का नवाब था जाबिद खान, अंग्रेजों के अधीन हो गया। रानिया का नवाब जाबिद खान, पढ़ लो आगे। पर वो अपने अंग्रेजों के साथ विश्वसनीय सेवक के रूप में व्यवहार नहीं करता था। 1818 में, अंडरलाइन करो, दिल्ली रेजिडेंट ने रानिया पर आक्रमण कर दिया। कहां से अटैक करने आया? दिल्ली। दिल्ली में रेजिडेंट बैठता था, वो अटैक करने आ गया। भट्टियों की पराजय हुई, हम हार गए, और अन्य राज्यों की तरह उनकी रियासतें भी अंग्रेजी राज्य में शामिल कर ली गई। रानिया रियासत अब सिरसा में आती है, टिक कर लो, अब सिरसा। लेकिन उस टाइम सिरसा अलग नहीं था, तब किसका हिस्सा थी? हिसार। हिसार में क्या नाम था यहाँ के नवाब का? जाबिद खां। इसका कुछ नहीं है, बस एक नाम है। रानिया का नवाब कौन था? जाबिद खां। कहां से आया अंग्रेज? दिल्ली का रेजिडेंट, और अटैक कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ, जींद का विद्रोह, अंडरलाइन करना। 1763 जींद रियासत की नींव एक सरदार स्वरूप सिंह ने रखी। तो जींद की नींव किसने रखी? स्वरूप सिंह ने। 1813 में जींद रियासत के तत्कालीन शासक थे भाग सिंह, अंडरलाइन करो, 1813, यानी जब हरियाणा कब्जे में आया उसके अंदर। भाग सिंह को लकवा मार जाने के कारण शासन चलाने में असमर्थ हो गया। तो हमारे जींद का एक शासक था 1813 में, उसको लकवा लग गया, काम नहीं कर पाएगा। आगे पढ़ना। 1814 को भाग सिंह के पुत्र प्रताप सिंह ने, अंडरलाइन करो, भाग सिंह के पुत्र प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। प्रताप सिंह ने जींद के दुर्ग को सामरिक दृष्टिकोण से अपने लिए उपयुक्त न समझते हुए अंग्रेजी सेना के आगे आने से पहले अपनी रियासतों के भीतरी भाग में जंगलों से घिरे स्थान पर स्थित बनावली दुर्ग में मोर्चाबंदी कर ली। यानी इसने, जिसके पिताजी को लकवा लग गया था, ये पता चला, विद्रोह किया, वही मैं नहीं मानता अंग्रेजों को। अंग्रेज वहां से चले कि हम देखते हैं कैसे नहीं मानता। तब इसने देखा कि जहां मैं रह रहा हूं ये किला तो कमजोर है, तोप का एक गोला मारेंगे टूट जाएगा। तो वो छोड़ के अपना किला और अंदर भाग गया जंगलों में, और वहां एक छोटे एरिया में रह के उसकी मोर्चाबंदी कर ली कि यहाँ लगा लो तोप, वो पाएंगे तो इनसे लड़ लेंगे। तो ये अलग अपना हिस्सा छोड़ के अंदर चले गए बनावली में। प्रताप सिंह अंग्रेजी सेना के आगे नहीं ठहर सका, नहीं, लिख लो, ये टिक कर लो, नहीं ठहरा, कमजोर था। रात के अंधेरे में किला छोड़कर, अब यहां से भी भाग गया, किला छोड़कर महलोवाल के स्थान पर सतलुज को पार करके दूसरे किनारे जा पहुंचा, जहां उसकी भेंट फूल सिंह अकाली से हुई। यानी पहले अपना किला छोड़ा, दूसरे में गया, फिर दूसरा छोड़ के सतलुज पार करके चला गया। आगे टिक करना। 1815 प्रताप सिंह ने पुनः बनावली दुर्ग में अपनी मोर्चाबंदी कर ली, फिर वापस आ गया। अंग्रेजों ने देखा होगा भाग गया, अंग्रेजों को 100 काम थे, वो वापस चले गए, फिर वापस आ गया कुछ समय बाद। इस बार भी प्रताप सिंह अंग्रेजी सेना के आगे नहीं टिक सका और किसी तरह अपनी जान बचाकर लाहौर भाग गया। पहले कहां चला गया था? सतलुज पार करके। इस बार कहां चला गया? लाहौर। देखो, अंग्रेज एक जगह से खाली हाथ यूं बैठते नहीं थे, आते थे, मारते लोगों को, फिर देखते राजा नहीं, वापस चले जाते। फिर राजा को पता चलता भाई 1 महीना, 6 महीने, 8 महीने हो गए, कोई नहीं आया। फिर राजा आके कहता मैं तुम्हारा राजा हूं, फिर राजा बन गया। वहां फिर पता चला कि राजा आ गया, फिर आते मारने, फिर भाग जाता। तो 2 बार भाग के किसको पार किया? पहले, अगली बार लाहौर। फिर हिस्ट्री में इनके लिए नाम नहीं है बेटा, ये तो बस हम लोकल पढ़ रहे हैं, वरना कोई नहीं पूछता। आगे पढ़ना। प्रताप सिंह ने पुनः बनावली दुर्ग में इस बार भी लाहौर पहुंचा। लाहौर में रणजीत सिंह ने, अब देखो, अब ये एक आदमी के पास पहुंच गया जो ताकतवर है, जिससे अंग्रेज थोड़ा पीछे हटते हैं। लाहौर में रणजीत सिंह ने प्रताप सिंह को शरण देने की अपेक्षा अंग्रेजों को सौंप दिया। इस बार क्या हुआ इसके साथ? ये यहां से भागा, लेकिन गया तो था कि भाई मेरा भाई है, मुझे रख लेगा, पर उसने कहा भाई देखो मैं नहीं रखूंगा, और उसने सीधे, ये भी नहीं कि भाग जा, सीधे किसको पकड़ा दिया? अंग्रेजों को। नेक्स्ट पढ़ लो। अंग्रेजों ने प्रताप सिंह को कैद में डाल दिया, जहां जीवन पर्यंत रहा, वहीं रहा फिर जीवन पर्यंत। अंग्रेजों ने जींद का शासन फतेह सिंह को सौंप दिया। 1819 में भाग सिंह की मृत्यु के बाद फतेह सिंह जींद रियासत का पूर्ण राजा बना। यानी जींद की बेल्ट का राजा भी ताकतवर नहीं था। पिताजी को लग गया लकवा, लकवे के बाद अंग्रेजों ने कुछ कहा होगा, तो उनके लड़के ने कहा मैं नहीं मानूंगा, विद्रोह कर दिया। अंग्रेज आए,
तो पहले अपना किला छोड़ के अंदर के किले में भाग गया, फिर वहां से भी छोड़ के सतलुज पार कर गया। फिर पता चला कि कुछ दिन बाद अंग्रेज आके चले गए वापस, फिर वापस आके बैठ गया। लेकिन जैसे ही अंग्रेज वापस आए तो भाग के इस बार लाहौर चला गया। वहां लाहौर में कौन था? रणजीत सिंह। उसने इसको शरण ना देके अंग्रेजों को सौंप दिया, फिर ये मर गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, गुड़गांव और हिसार में कृषक विद्रोह। ये किसान है, तो किसानों में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होता बेटा, अंडरलाइन करना। 1824 किसानों ने, बस पढ़ लो, कंपनी की शोषणकारी सरकार को हमेशा के लिए समाप्त करने का संकल्प लिया। संकल्प लेना आसान है, लेकिन संकल्प को फिर एक डायरेक्शन मिलने के लिए क्या होना चाहिए? नेता। संगठन के ऊपर भी, संगठन कब बनता है? नेता हो। अगर कोई लीडर नहीं है ना बेटा, तो ये कितनी जनता जुड़ जाए ये वेस्ट है। और अगर लीडर है ना, तो चाहे थोड़े लोग हों लेकिन वो काम कर पाते हैं। हमारे पास लीडर्स नहीं थे। इसके बाद 2 पॉइंट किसी काम के नहीं है, ये कलह कलेश टाइप के, पूछेंगे भी नहीं। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, सेकेंड लाइन पीछे टिक करना। किसान नेता था कोई सूरजमल। ये वो सूरजमल मत समझना जाट वाला, नहीं नहीं नहीं, वो तो बेटा अलग है। सूरजमल इनका था ये लोकल। तो 2 बेल्ट में कोई राजा नहीं है, गुड़गांव और हिसार में लोकल किसान क्रांति कर रहे हैं कि हम नहीं मानते अंग्रेजों की बात। नेक्स्ट पे आ जाओ, बलावली का विद्रोह। इसमें सेकंड पॉइंट टिक करना। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में गुलाब सिंह, ये प्रताप सिंह के बहनोई थे, गुलाब सिंह, इन्होंने लड़ाई लड़ी होगी कि मैं अंग्रेजों की बात नहीं मानता। थर्ड पॉइंट टिक करना। 1835 में अंग्रेजों ने गुलाब सिंह पर आक्रमण कर दिया। गुलाब सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और इसकी जो रानी थी उनको पकड़ लिया अंग्रेजों ने। इसका मतलब हम ढंग से लड़ नहीं पा रहे, कोशिश तो कर रहे हैं। 2 जगह तो किसान लड़े हैं, कहां कहां? गुड़गांव और हिसार। एक मर गया था बुंगेल सिंह, उसकी पत्नी कौन थी? हाँ, उसको अंग्रेजों ने तो बना दिया, लेकिन पड़ोसी कौन था? वो जोत सिंह। फिर बाद में हमने देखा कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसे ही एक ये हमारा जिसको लकवा मार गया था, कौन था? इसका बेटा लड़ा, लेकिन कोई खास निकला नहीं, कोई लोकल ऐसा बड़ा राजा निकल नहीं पाया अब तक। बलावली में भी कुछ नहीं है, गुलाब सिंह मर गए हैं। विलियम फ्रेजर की हत्या। अब हम एक अंग्रेज को मारेंगे बेटा, और जब अंग्रेज को मारेंगे तो बड़ा नाम बनेगा, अंडरलाइन करना। 1830 में विलियम फ्रेजर दिल्ली का रेजिडेंट बना, ये दिल्ली बैठता था। नेक्स्ट में सेकंड लाइन टिक करना। सरदार कीरम खां प्रसिद्ध मेवाती शिकारी था हमारा। विलियम फ्रेजर की दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी। हमारे मेवात की बेल्ट के एक आदमी ने दिल्ली में रेजिडेंट को गोली मार दी। नेक्स्ट टिक करना। 1835 करीम खां को फांसी पर लटका दिया गया। इसको गुल ए शहीद, डबल टिक कर लो, गुल ए शहीद कहते हैं। कैथल का विद्रोह, ये पूरा होगा तब बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करा दूं। कैथल का विद्रोह टिक कर लो बेटा। सिख रियासतों में कैथल काफी महत्वपूर्ण रियासत थी। 1763 भाई गुरुबख्श सिंह ने कैथल रियासत की नींव डाली। सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। अप्रैल 1843 अंग्रेजों ने कैथल पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों का किले और नगर पर अधिकार हो गया, यानी कुछ कर हम यहां भी नहीं पाए, ये भी हमारे हाथ से गया। लाडवा का विद्रोह, इसमें कुछ खास है ही नहीं, लोकल लोग लड़े थे बेटा, लोकल छुटपुट से, कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे ये। इसके 2 विद्रोह हुए, पहला और दूसरा। कुछ खास है नहीं, कोई नाम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अब मैं कहूं कि जरूर याद कर लो, क्योंकि ऐसे कितने नाम याद करोगे, ढेर रियासतें थी। नीचे आ जाओ टेबल पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह, विद्रोह तो बहुत हुए, ये प्रमुख हैं। पहला टिक कर लो, जींद का विद्रोह, प्रताप सिंह था यहाँ, जींद का प्रताप सिंह। अभी पीछे देखो, जींद का विद्रोह में तुम पढ़ रहे थे भाग सिंह का लड़का प्रताप सिंह, क्या बहुत बढ़िया लड़े थे वो? नहीं, वो अपना किला छोड़ के पहले अंदर के किले में चले गए और फिर उसको छोड़ के पार चले गए, फिर वापस आए, तो फिर कोई खास तो नहीं थे। टिक कर लो, जींद में प्रताप सिंह। छछरौली में बहुत ताकतवर थे क्या? नहीं, कहाँ छछरौली में? टिक कर लो, जोध सिंह। कौन मर गया था? बुंगेल सिंह, उसकी विधवा ने फिर राज किया ना, रानी ने, रानी राम कौर ने। रानिया का विद्रोह टिक कर लो, जाबिद खां, याद है आते ही घुटने टेक दिए थे, लड़ा ही नहीं था। किसान विद्रोह में सूरजमल जाट, क्या ये सूरजमल वो राजा सूरजमल है? नहीं, ये तो लोकल सूरजमल। बनावली का विद्रोह में गुलाब सिंह थे। कैथल में गुलाब सिंह और साहिब कौर, लाडवा में अजीत सिंह। ये लोकल लेवल के छोटे कुछ कुछ रियासतें, कुछ कुछ गांवों के मालिक हैं ये। इसके बाद सेकेंड हाफ में देखो, नीचे बल्कि पढ़ लो, हड़पने का साल लिखा है, रियासत का नाम और किस आधार पे हड़पी। तो सबसे पहले छछरौली टिक कर लो, ये हड़पी थी। क्या कहा था इसने अंग्रेजों ने कि यहाँ कोई जो मर गया, कौन मरा था? बुंगेल। क्या उसके बेटा था कोई? नहीं, निसंतान, यही कह दिया। टिक कर लो, छछरौली।
रानी राम कौर की अयोग्यता, जोधा सिंह का हस्तक्षेप। ये कह दिया कि ये रानी काम नहीं कर पा रही और ये बार बार जोधा सिंह आ रहा है। आ भी रहा था जोधा सिंह। जोधा सिंह की दोस्ती किससे थी? वो इसी चक्कर में था कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। यहाँ लिख लो निसंतान मृत्यु किसकी हुई थी? बुंगेल सिंह की। लिख लो यहाँ बुंगेल सिंह की निसंतान मृत्यु। वही तो राजा था इस रियासत का। बुंगेल सिंह की निसंतान मृत्यु। रानियां टिक कर लो। नवाब जाबिद खान, क्या ये लड़ा था? नहीं, ये बिना लड़े। ये कह रहे हैं विद्रोह किया। कोई नहीं, जब वो आए तो तुरंत भाग गया था। अंबाला में टिक करना। कोई राजा थे गुरबख्श सिंह की विधवा, वो मर गई थी। तो पहले राजा मरा होगा, फिर उसकी विधवा पत्नी मर गई। इसके बाद ये सारे ऐसे याद नहीं हो पाते बेटा। इसमें 1845 का लाडवा कर लो। लाडवा, राजा अजीत सिंह कह रहे थे इसने विद्रोह कर दिया। तो ऐसे ढेर सारे थे, सबके नाम याद नहीं करने, पर दो चार की कहानी पूछते हैं, वो हमने पढ़ ली। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब बताओ इसमें क्या रह गया? आगे देख लो, कंटेंट में जो रहता हो वो बता देना। एक पेज रहता है, कौन से वाला पेज? पेज नंबर बता बेटा। 92 कह रहे हैं। कौन सा रहता है, कहां से कहां तक बेटा? पूरा पेज रहता है, ठीक है। 92 पेज कह रही है रहता है नवीनीकरणीय ऊर्जा। एक बार 91 चेक कर लो, कहीं वो भी रहता हो। ये हो गया। अच्छा, बायोमास वाला रहता है, ठीक है। ये टॉपिक था बेटा हमारा ऊर्जा से जुड़ा, मिनरल्स एंड एनर्जी। थोड़ा सा एक रीकैप कर ले, फिर बता दूंगी। तुम्हें याद होगा हरियाणा में ऊर्जा के बहुत ज्यादा साधन तो है नहीं, लेकिन हम बिजली तो बढ़िया बनाते ही हैं। कैसे बनाते हो बिजली? दो तरीकों से। एक, कोयला आता है, और दूसरा कौन सी बड़े लेवल पर? जल, जल विद्युत। जल विद्युत का ज्यादा है तुम्हारे यहाँ, कोयले का? ट्रेन भर भर के आती है हमारे यहाँ। कहां कहां से? एक उड़ीसा से और एक झारखंड के आसपास से। ये जो कहलाता है ना प्रायद्वीपीय पठार, यहां से ट्रेन भर के कोयला आता है। जल विद्युत तुमने कैसे पॉसिबल की? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ नदियां है, और इन नदियों पे तुम्हें याद है तुमने बांध बना रखे हैं। घग्गर नदी पर याद करो, ऊपर की तरफ दंगराना, कौशल्या, दीवानवाला, आ गए याद ये? ऐसे ही इस तरफ तुम पानी को जब मोड़ते हो तो बैराज बना रखा है ना, हथनी कुंड ताजे वाला। ऐसे तुमने छुटपुट एरियाज में जल विद्युत के ऊपर काम किया। कोयला हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी, हम तो बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन ज्यादा बिजली किससे बनाते हैं? कोयले से। कोयला हमेशा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा साधन हम लोगों ने अपने फतेहाबाद में, गोरखपुर गांव में, क्या नाम है उसका? अणु विद्युत। गोरखपुर अणु विद्युत पावर प्रोजेक्ट है ना ये, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे यूरेनियम का। और इससे इतनी बिजली बनेगी, इतनी बिजली बनेगी। बस प्रॉब्लम एक है, ये अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर कहीं एक जगह भी, जैसे कंटेनर टाइप तो होते ही हैं बेटा इसमें, अगर एक छुटकी सी, बहुत छोटी सी, आज नहीं लेकिन 50 साल बाद, 30 साल बाद कहीं से अगर कोई दरार हो गई, जैसे तुम सबने सुना है यूनियन कार्बाइड का जो फैक्ट्री थी उड़ीसा में, पता है ना? उसमें भोपाल में, उड़ीसा बोल दिया, हाँ भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, उसमें एक दरार ही तो आई थी। और फिर देखो कितने लोग सोते सोते मर गए थे। वो तो पकड़े इसलिए नहीं गए क्योंकि अमेरिका की कंपनी थी। अमेरिका दादागिरी दिखाता है, ये तब भी दिखाता था। एंडरसन नाम का आदमी था, उसको कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन यहाँ कितना नुकसान हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी, 2-3 दिसंबर आधी रात के बाद, 2 बजे के बाद। ऐसे ही हमें डर लगता है कि चलो वो तो फिर भी एक गैस थी, यूनियन कार्बाइड, मिक गैस निकली थी उसमें, मिथाइल आइसोसाइनेट। लेकिन अगर रेडिएशन निकल गई ना, तो फिर बेटा कुछ नहीं हो सकता। गैस की तो लिमिट है, जैसे ही सूंघ के वो खत्म होगी, जितनों ने सूंघी वो मरेंगे। लेकिन ये तो रेडिएशन है, और ये चेन रिएक्शन है, ये रुक नहीं पाएगा। अगर कभी गलती से कुछ हो गया तो फिर बेटा सिर्फ हरियाणा नहीं, फिर तो भारत और पूरे वर्ल्ड में इन नुकसानों की भरपाई नहीं है। इसलिए बहुत कॉन्शियस होकर काम करना पड़ता है। यही कारण है कि हम बहुत ध्यान से, और सिर्फ हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, इसमें हमने नेशनल लेवल से भी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, उनको भी अपने साथ जोड़ रखा है। क्योंकि हरियाणा में तो ऐसे ही मजदूर मिस्त्री हैं, ऐसा बना देंगे कि सब जगह फैल जाएगा और मरेगी दुनिया। तो इसलिए हमने नेशनल लेवल से भी कि भाई कहां से यूरेनियम आएगा, प्लस देश की भी नजरें। ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। कोई राज्य अपने आप ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता। कोयले का लगा सकते हैं, बिजली का, पवन का, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जो आणविक ऊर्जा है ना, न्यूक्लियर वाले, ये आपको देश से परमिशन मिलेगी तो लगेंगे। और इसमें भी पर्यावरण न्यायालय बीच में टांग जरूर उड़ाता है। तो वही टॉपिक है ये। पेज नंबर 91 पर नीचे देखो,
हमें पढ़ना शुरू करना था बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स, यही था ना? ठीक है, अब धीरे धीरे तुम देख रहे हो हम ये कहने लग गए सब लोग कि ये कोयला और ये पीछे कर दो, और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि कौन सी बिजली बना लो, बायोमास, जिसमें तुम अभी ये आजकल वीडियोस चल रही है ना कि गडकरी के बेटे का जो पेट्रोल का काम काज है उसमें कितनी कितनी चींटियां आ जाती हैं, देखा है? कई लोगों ने रील डाली है कि कैसे वो जहां टंकी है उसकी तेल की वहां चींटी चींटी, क्योंकि गन्ने के रस का इस्तेमाल किया गया, तो कह रहे हैं पता नहीं ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी को बेटा बायोमास का एक टाइप मान सकते हो, पढ़ के देखो। हरियाणा सरकार ने बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं के लक्ष्य के हरियाणा जैव ऊर्जा नीति 2018, ये आई थी हमारी, 8 साल हो गए, तो इसको अंडरलाइन करो, हरियाणा जैव ऊर्जा नीति 2018। इसमें ऊर्जा के लिए जैविक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अगली लाइन पढ़ना, राज्य में खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए, तुम्हें पता है ना पराली का बहुत बड़ा पंगा होता है, कौन मीटिंग लेता है, बार बार बुलाता है हरियाणा वाले को? हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये कब ज्यादा दिक्कत देती है, जब कौन सा महीना आता है? मॉनसून लौट जाता है, हवाएं भारी हो जाती हैं, भारी हवा चलेगी कम। अभी जैसे इस टाइम पे पराली चलती हो ना, तो किसी को पता ना चले, इतनी हवा है, पराली का धुआं ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन अक्टूबर की प्रॉब्लम क्या है, इस टाइम पर हवा थोड़ी भारी होने लगती है और हवा उतनी स्पीड से नहीं चलती, तो जहां धुआं है पराली का वो ऊपर जा ही नहीं पाता, एक कारण ये। दूसरा, इस टाइम पर ज्यादातर वो त्योहार आ जाता है हमारा दिवाली वाला, दशहरा और दिवाली, जिसपे ज्यादातर कितना ही मना कर लो सब जानते हैं बम पटाखे फोड़ते ही फोड़ते हैं लोग। बम पटाखे यहीं के यहीं वो सारा मिक्स होके, और याद करो नवंबर में अक्टूबर में कैसी आंखें जलती हैं, कैसा अजीब सा माहौल हो जाता है। इसके लिए तो हमारी पेशी होती है, उसके लिए देखो हमने क्या किया। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में के 4 धान प्रधान जिले, हमारे 4 जो ज्यादा धान पैदा करते हैं, के टिक कर लो, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और फतेहाबाद, अंडरलाइन कर लो, चारों परियोजनाएं आवंटित की हैं। कुरुक्षेत्र और कैथल में परियोजनाएं शुरू। अब तुम्हें याद होगा मैंने बार बार पढ़ाया कि हरियाणा के सीएम ने एक प्लान चलाया और कहा कि भाई ये धान मत लगाओ, कितने रुपए देंगे? 7,000 प्रति एकड़, और उसके बदले क्या लगा लो, कोई बागवानी, कोई ये बेल और ये सब लगा लो, उससे जो कमाओ कमाओ, सरकार और तुम्हें 7,000 रुपए देगी। तो ये टिक कर लो। नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, अब हमने कुछ ऊर्जा के पार्क बना दिए, अंडरलाइन करना पहले। 18 जिलों में 20 ऊर्जा पार्क हैं, जिले कितने हैं अभी? 22, इनमें से कितनों में पार्क बना दिए? 18, 20 ऊर्जा पार्क। सारे याद कर ही नहीं सकते बेटा, मेन से बता देती हूँ। अगले पेज पर ऊपर से 5 बार टिक कर लो। सर छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, किसकी बात कर रहे हैं? डी क्रस्ट, अब इसका नाम बदल गया, लिखो यहाँ डी क्रस्ट। 5वें नंबर पर छोटू राम, ये स्टेट नहीं है अभी, ये यूनिवर्सिटी है, ये डी क्रस्ट। फुल फॉर्म क्या है इसकी बताओ? दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका नाम देखना स्टेट कॉलेज, पहले इसका नाम था स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1987 में बना था, अब ये यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट इसमें टिक कर लो, नीचे से छठा सातवां होगा, देखो YMCA लिखा है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, अंडरलाइन करो। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अब इसका नाम क्या हो गया? हाँ, इसका नाम हो गया जगदीश चंद्र बोस, लिखो यहां JC बोस यूनिवर्सिटी है अब ये, JC बोस यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम था YMCA, क्रिश्चियन एसोसिएशन है ना, यंग मेंस, ऐसे यंग वुमेन भी है क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसके ऊपर टिक करो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, लिखो GJU, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये जम्भेश्वर कौन है? पर्यावरणविद है, मैंने लिखवाया था ना इनके बारे में, राजस्थान के थे और कितनी बातें की थी इन्होंने, तो ये टिक कर लो, ये बड़े बड़े हैं बेटा, बाकी तो बहुत सारे हैं। नीचे आ जाओ, सोलर वाटर पंपिंग कार्यक्रम, अंडरलाइन करो पहली लाइन, सिंचाई, इसका टारगेट सिंचाई है। तुम सब देख रहे हो आजकल, हम अपने अपने गांव के आसपास देखें, क्या सोलर पैनल गांव के खेतों में दिखने लग गए? क्या काम है वहां पे इनका? पानी जो बाहर, जो पहले मोटर और तेल और डीजल लगता था ना, अब ये सब सोलर, धीरे धीरे बहुत लोग सोलर पे आ गए। ये टिक कर लो सिंचाई। तीसरी लाइन टिक करना, PM कुसुम स्कीम, ये नाम है बेटा इसका, PM कुसुम स्कीम के तहत 75% सब्सिडी केंद्र और राज्य मिलके देंगे। अगर मान लो
10 लाख का खर्चा है तो उसका 75% तो सरकार देती है। और 3 हॉर्स पावर 3 HP से 10 हॉर्स पावर तक का सोलर पंप, यानी खर्चा कम है। एक बार तो आएगा, ज्यादा खर्चा किसने अपनी उस पे ले लिया? सरकार। वो कह रही है लगा लो। आगे बेटा इसकी मेंटेनेंस नहीं है, एक बार तो खर्चा आएगा लेकिन आगे कुछ भी नहीं करना। बारिश होते ही प्लेट अपने आप धुल जाती है और जैसे ही धूप आती है सुबह 7 बजे की भी, तो भी पानी चलने लगता है। कोई खर्चा नहीं है पानी निकालने का, बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। नेक्स्ट टिक कर लो, सोलर पंप। फिर पढ़ना, ये पंप कृषि को न केवल स्वच्छ ऊर्जा से संचालित करेंगे अपितु कृषि की लागत को कम कर देंगे। किसानों की आय बढ़ेगी, भाई बिजली का बिल नहीं देना ना। फिर वो जैसे इस मौसम में अब कौन सी फसल लगेगी? धान। धान में तो तुमने देखा है सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। कितने किसान देखा ना डीजल फूकते बैठे रहते, क्या करें? क्योंकि भाई किसान का अगर वो खेत सूख गया, उसकी फसल गई, तो कह रहे हैं कि सोलर पंप लगवा लो। 75% तो सरकार दे देगी रुपए। नेक्स्ट पे आ जाओ, सोलर इन्वर्टर चार्जर प्रोग्राम। इसमें कुछ नहीं है, रीडिंग कर लेना, ये नहीं पूछेंगे। गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट टिक कर लो। कह रहे हैं गौशालाओं में भी पावर प्लांट लगा दो सोलर के। पहली लाइन टिक करना, सभी गौशालाओं में ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए 80% राज्य अनुदान देगा और 85% राज्य अनुदान हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट बैटरी बैंक के साथ देगा। यानी एक तरह से वो कह रहे हैं गाय जहां बंधती हैं, बड़ी बड़ी गौशाला है, इनका भी कोशिश करो सारे का सारा बिजली का खर्च कम हो जाए। भाई गाय नहाएंगी भी, पानी भी पिएंगी, बिजली तो खर्च होती है, सोलर पावर प्लांट लगा दो। ऊर्जा पुरस्कारों में आ जाओ। ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भारत सरकार टिक करो। भारत सरकार, हमारा नहीं है, नेशनल है। थर्ड लाइन टिक करना, 2002 में हरियाणा के ताप विद्युत केंद्रों को पुरस्कार। 24 साल पुरानी बात है, तब मिला था हमें प्राइज। नेक्स्ट टिक करना, फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन 1999 से 2000 के लिए इसको उत्पादकता पुरस्कार मिला। 26 साल पहले फरीदाबाद के पावर प्लांट को पुरस्कार मिला था नेशनल लेवल का। तेल की खपत में कमी लाने के लिए 99-2000 के लिए फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन को, 2002 के लिए फिर चौधरी देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन। ये कौन सा है? पानीपत। लिखो यहाँ, एक बार फरीदाबाद को मिला, फिर पानीपत को। ये नेशनल लेवल पे मिल रहे हैं तुम्हें कि तेल खपत कम कर रहे हो तुम। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ बेटा लिखवा दूंगी, इसको मैं कल पढ़ा दूंगी। फिर जो अब एक काम करना, आज उनको बुला दो, जो टॉपिक रह गए हो ना अपने अपने